और तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि दो वेक्टर्स को कैसे आप ऐड करते हैं ज्योमेट्रिक तरीके से। और हमने ये भी बात किया था कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं 2 डायमेंशन में या फिर आपके पास वेक्टर्स 3 डायमेंशन में हैं तो वो ज्योमेट्रिक तरीका जो है वेक्टर ऐड करने का वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता, इतना यूज़फुल नहीं होता। आज हम एक और तरीके की बात करेंगे जिससे आप वेक्टर्स ऐड करते हो जो काफ़ी यूज़फुल है और प्रीटी मच वही हम यूज़ करेंगे आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। लेकिन वो मेथड डिस्कस करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, वो होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है आपके पास अगर कोई भी वेक्टर है, आप इमेजिन कर सकते हो कि वो वेक्टर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से बना हुआ है। यानी आप किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। और इस प्रोसेस को, इस मेथड को, जिसमें आप एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हो, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई इतना बड़ा जुल्म हम वेक्टर के साथ क्यों करेंगे। तो उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, हम क्यों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो पहले बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो आपके पास कोई भी वेक्टर ए है, इसको आपको रिजॉल्व करना हो, ब्रेक करना हो, तो क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है आप एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करो। फॉर एग्जांपल हमने कार्टेशियन सिस्टम चूज किया XY। दूसरा, इस वेक्टर को मूव करो तब तक जब तक इसका टेल जो है इसके आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के साथ मिल ना जाए। तीसरा फाइनल स्टेप, इसके हेड से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, x एक्सिस पर और y एक्सिस पे। तो ax क्या हो जाएगा, आपका x कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर का, और ये क्या हो जाएगा, आपका y कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर का। राइट, वैल्यू क्या होगी इसकी, ax क्या होगा, a cos थीटा, y a cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ax वुड बी a cos थीटा। सिमिलरली ay इज a sin थीटा, y a sin थीटा, क्योंकि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वुड बी a sin थीटा। तो ये तो हो गए इसके ax और ay का मैग्नीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप इस फिगर को कैसे देखते हो, थीटा की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो जो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं थीटा के लिए वो ये है कि थीटा इज द एंगल जो ये आपका वेक्टर बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और मेजर आप कैसे करते हो उसको, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में। तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करते हो और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हो, वो होगा आपका एंगल थीटा। जैसे आप देख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन थीटा की वैल्यू आपका ax और ay दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फिगर है, इसमें अगर आप देखो तो a जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। इस केस में थीटा क्या होगा, ax क्या होगा, a cos थीटा। थीटा क्या है इस केस में, थीटा 45 नहीं है, थीटा 135 है, क्योंकि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है, वो 135 होगा। राइट, सिमिलरली साइन थीटा क्या है, साइन थीटा भी 135 होगा। तो आप देख सकते हैं ax क्या है, नेगेटिव है, ay क्या है, पॉजिटिव है। राइट, जब तक आप ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं थीटा की, आपकी खुद ब खुद पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज खुद ब खुद आ जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। राइट, और यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं, काफ़ी लोग गलती करते हैं थीटा की वैल्यू में। ऑब्वियसली और तरीके भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, राइट, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप एक तरीका समझ लें अच्छी तरह से और हमेशा उसी को यूज़ करें, आप हमेशा सही होंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये थीटा। और सो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहली बात तो ये है कि कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट यू चूज। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चुना हुआ है, चूज किया हुआ है। और a vector can have many sets of components, तो इस वेक्टर के या किसी और भी वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स के सेट्स हो सकते हैं। when we say sets it means दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं अगर 10 डिग्री से मूव कर दूं तो आपके जो ax कंपोनेंट है और ay कंपोनेंट है ये बदल जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका वेक्टर स्टिल वही वेक्टर है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया हुआ है, लेकिन वेक्टर आपका सेम रहता है और एक वेक्टर के बहुत सारे डिफरेंट सेट ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो प्लीज इसको याद रखिए, ध्यान में रखिए इस बात को। दूसरी बात, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बिहेव्स लाइक स्केलर्स। सो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये फॉर मोस्ट पार्ट क्या
स्केलर की तरह बिहेव करते हैं। जब तक आपको पता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए और एक अलजेब्रिक साइन चाहिए इसको डोनेट करने के लिए। अब इन कंपोनेंट्स को आप वेक्टर कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे वीडियो के लेटर पार्ट में। तीसरी बात, वेक्टर नीड नॉट बी ड्रॉन विद टेल एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब इनिशियली बात कर रहे थे हमने बोला कि इस वेक्टर को आप मूव करो, तब तक मूव करो जब तक इसका टेल इसके ओरिजिन से मिल ना जाए। तो वो सिर्फ हमने कन्वीनियंस के लिए बोला था, सहूलियत के लिए बोला था। इस वेक्टर को आप पैरेलली स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हो। जब तक आप इस वेक्टर को पैरेलली मूव कर रहे हैं इसके कंपोनेंट्स सेम ही रहेंगे, राइट। तो जो हमने बोला था कि इसके साथ टेल को ओरिजिन के साथ मिला दो, सिंपल कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए बोला था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने देखा कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए रेजोल्यूशन भूल जाओ, बिफोर रेजोल्यूशन से पहले वेक्टर को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, उसके बारे में बताना हो, इसके बारे में बात करनी हो, पता करना हो कि कौन सा वेक्टर है वो, उसके लिए आपको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, 2 नंबर चाहिए। एक तो है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन यानी थीटा। रेजोल्यूशन के बाद भी आपको 2 ही नंबर चाहिए वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। वो नंबर क्या है? ax एंड ay कंपोनेंट, ax कंपोनेंट और ay कंपोनेंट, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन x एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द y एक्सिस। अगर आपके पास ये 2 कंपोनेंट्स हैं तब भी आप वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो कि आप किस वेक्टर की बात कर रहे हो। तभी आपके पास 2 तरीके हो गए जिससे आप वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों में से किसी भी तरीके से वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। एक और चीज़ हमने देखी थी, अगर आपके पास ये पता है, इन्फॉर्मेशन है, राइट, तो आप इजीली ये कंपोनेंट्स निकाल सकते हो, a cos थीटा, a sin थीटा। सवाल ये है, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो क्या आप ये निकाल सकते हो? आंसर है बिल्कुल निकाल सकते हैं, ईजी है। क्योंकि अगर आपके पास ये पता है और ये पता है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इजीली आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, और वही हमने किया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिमिलरली थीटा अगर निकालना हो तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए वाई बाई ए एक्स इज tan थीटा, वहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, राइट। तो हुआ क्या, हमने बताया आपको 2 तरीके जिससे आप वेक्टर्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। दोनों में से अगर आपको एक पता है तो आप दूसरा इजीली निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट बात है वेक्टर कंपोनेंट्स की। हमने पिछली स्लाइड में बोला था कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये स्केलर की तरह बिहेव करते हैं। सवाल ये पैदा होता है क्या इनको आप वेक्टर बना सकते हो? तो आंसर है बिल्कुल बना सकते हैं। तो इनको वेक्टर बनाने के लिए अगर आप देखो तो क्या चीज़ चाहिए इनको डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड तो पहले से ही है। डायरेक्शन कैसे देते हैं हम लोग? डायरेक्शन देने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी 1 होता है, और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पॉइंट करता है। तो जब भी आप किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता जिस वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट वेक्टर से, लेकिन उसको डायरेक्शन मिल जाती है। डायरेक्शन क्या होती है? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। जनरली काफ़ी यूजफुल होता है अगर आप यूनिट वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस के अलोंग पॉइंट करें। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं IJN के जो x, y और z डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, राइट। तो अभी आपके पास ये मैग्नीट्यूड था, इसको आपने i यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? ax वेक्टर आ गया, राइट। सिमिलरली ay था आपके पास मैग्नीट्यूड, इसको आपने j यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? ay वेक्टर कंपोनेंट आ गया, राइट। तो इनको आप क्या बोलते हैं? वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। अगर आपको सिर्फ कंपोनेंट दिया गया है वेक्टर का, जनरली इसका मतलब होता है वो स्केलर कंपोनेंट है, राइट। अगर वेक्टर कंपोनेंट बोला गया तो इसका मतलब जो हमने डिस्कस किया अभी अगर आपके पास ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो इजीली आप देख सकते हो ट्रायंगल रूल से, दिस वुड बी दिस प्लस दिस, और वही हमने लिखा है। तो ये आपके पास तीसरा तरीका आ गया वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। और तीनों में से अगर आपको एक तरीका पता है, एक पता है, अब दूसरा या तीसरा इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो भी मुद्दे की बात करते हैं कि भाई इतना ताम झाम करने की ज़रूरत क्या थी? ये जो हमने इतना टाइम स्पेंड किया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को बताने में, उससे हासिल क्या हुआ, क्या मिला हमको उससे? तो आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आपके पास 3 वेक्टर्स हैं A, B और C, बोला जाता है तीनों को ऐड करो, A प्लस B प्लस C निकालो, राइट। अगर आप ज्योमेट्रिक तरीका यूज़ करेंगे एडिशन का तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इनको ऐड करना, राइट। लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स
का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो जो एडिशन है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी ईजी हो जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड एक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर, जितने भी आपके पास वेक्टर दिए गए हैं उन सब का एक्स कॉम्पोनेंट पता करें। तो इसका और इसका इस डायरेक्शन में एक्स कॉम्पोनेंट होंगे, इसका इस डायरेक्शन में एक्स कॉम्पोनेंट होंगे। सिमिलरली आप वाई कॉम्पोनेंट सभी वेक्टर्स का पता कीजिए, इन दोनों का वाई कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसके बाद आप सारे एक्स कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर लीजिए, जमा कर लीजिए, राइट। तो आपके सारे के सारे एक्स कॉम्पोनेंट या तो इस डायरेक्शन में होंगे या इस डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो एक्स कॉम्पोनेंट को ऐड करना इजी है, मोरल जैसे स्केलर्स को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करोगे आप। सिमिलरली आप जितने भी जो वाई कॉम्पोनेंट्स हैं आपके, उनको भी आप ऐड कर लीजिए। अगेन वाई कॉम्पोनेंट आपके इस डायरेक्शन में होंगे या फिर इस डायरेक्शन में होंगे, अगेन उसका एडिशन बड़ा सिंपल है, सिंपल हो जाएगा, जैसे स्केलर की तरह ऐड करते हैं वैसा कर सकते हो आप। तो जब आपने सारे एक्स कॉम्पोनेंट्स को ऐड किया तो जो आपके पास जो रिजल्टेंट आया वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का एक्स कॉम्पोनेंट होगा। सिमिलरली जब आपने सभी वेक्टर्स के y कॉम्पोनेंट को ऐड कर लिया तो आपके पास क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट का y कॉम्पोनेंट होगा वो। तो आपके पास x कॉम्पोनेंट वेक्टर का आ गया, y कॉम्पोनेंट आ गया वेक्टर का। अगर आप ध्यान से देखो ये rx और ry क्या है, जैसे पहले हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा था ax और ay, सेम ax और ay ही है। a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, आपका वेक्टर होगा, उस वेक्टर का ये x कॉम्पोनेंट और ये y कॉम्पोनेंट है। एक बार आपके पास x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट पता लग गया तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज करके वेक्टर निकाल सकते हो, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो आप देखो कि कितना आसानी से हम वेक्टर को रिजॉल्व करके फटाफट हम एडिशन कर पाए, राइट। और यही मेथड हम यूज़ करेंगे pretty मच पूरे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। जब भी हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो मोस्टली यही मेथड हम यूज़ करेंगे, राइट। और अभी आपने जो देखा वो 2 डायमेंशन की बात की थी हमने, आप सिमिलर आइडिया को आप 3 डायमेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अगर आप को कुछ प्रॉब्लम चाहिए सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ की हुई सैम्पल प्रॉब्लम, तो इसी प्लेलिस्ट में देखिए आप, कुछ आपको प्रॉब्लम मिलेंगी जो मैंने सॉल्व की हैं सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो आइडिया सेम ही है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इसका, ये इतनी तामझाम का फ़ायदा ये हुआ कि हम एडिशन बड़ी जल्दी से बड़ी आसानी से कर पाए, राइट। तो एक फाइनल पॉइंट इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, तो अब तक हमने बोला कि भाई आपको वेक्टर को रिजॉल्व करने से पहले आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना पड़ता है, राइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा हमेशा इस तरह का ही होगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करते हैं ये प्योरली आपका फंडामेंटल राइट है, आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी बार अगर आप थोड़ा ध्यान से कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज़ करें तो प्रॉब्लम सोल्यूशन काफ़ी बार इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मास है जो एक इंक्लाइन पर रेस्ट कर रहा है और आप इस मास पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि आपके पास ये 3 फोर्सेस हैं जो इस पे एक्ट कर रही हैं। अभी आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए फोर्सेस पे, हम डिटेल में बात करेंगे इन फोर्सेस के ऊपर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। अभी बस इतना याद रखें कि कुछ फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब अगर आप इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं, राइट, तो सिर्फ यही एक फोर्स है जो एक्सिस के अलोंग है। आपको ये फोर्स भी रिजॉल्व करनी पड़ेगी, ये फोर्स भी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। बट अब मैं अगर थोड़ा केयरफुल हो जाऊं, थोड़ा ध्यान से एक्सिस को चूज करूं, और मैं एक्सिस कैसे चूज करूं, एक्सिस ऐसा चूज करूं जो इस इंक्लाइन, इस प्लेन की इंक्लाइन के पैरेलल है, तब क्या होगा, तब ये वाली फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली फोर्स एक्सिस के पैरेलल है। तो 2 फोर्सेस तो ऑलरेडी आपके एक्सिस के पैरेलल होगी, आपको सिर्फ एक ही फोर्स रिजॉल्व करनी पड़ेगी ये, और ये इजी होता है सॉल्व करना। तो ध्यान में रखिए कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चूज करते हैं ये प्योरली आप पर डिपेंड करता है कौन सा चूज करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।